हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडाडिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो है एनसीईआरटी 12th क्लास बायोलॉजी का 6th चैप्टर स्टार्ट कर लिया था हमने, जिसका कि नाम है वंशागति का आणविक आधार, और उसकी हमारी 2 क्लासें पूरी हो चुकी हैं। और इनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए, दिक्कत आए, परेशानी आए, तो आप क्या कीजिए कि कमेंट में आप लिख सकते हैं उनकी जो भी समस्या आए, ठीक है ना, वो आंसर कर दूंगी। या फिर आप जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं, है ना, उनके ऊपर व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि कुछ बच्चों को, मैंने पहले भी जैसे बताया था कि लेट नाइट तक जो बच्चे कॉल करते हैं, नाइट को 10-11 बजे तक भी बच्चे कॉल करके पूछते हैं कि भाई कि इसका क्या टाइम है, वो क्लास कब आएगी, या कोई भी कोचिंग से संबंधित कोई भी आपको अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो आपका जो टाइम है आप पूछ सकते हो 8 बजे से, सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में, ठीक है ना। इसके बाद में क्लासें, क्योंकि कोचिंग तो बंद हो जाती है, उसके बाद में अगर मान लीजिए कि वो नंबर किसी के भी पास है तो फिर वो रात को डिस्टर्ब ना हो, तो इसके लिए आप दिन में आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हो या कोई भी जानकारी लेनी हो तो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमने 6th चैप्टर जो है, जो कि वंशागति का आणविक आधार जिसका कि नाम है, वो हमने स्टार्ट कर दिया था। और 2 क्लासें हमने पढ़ ली थी उसमें, और 2 क्लासें हो गई थी। और उसमें हमने देखा क्या था, हमने न्यूक्लिक एसिड की जानकारी ली थी। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर हमने देख ली थी, और आरएनए के अंदर भी हम जैसे ही हमारा अगला एक टॉपिक आएगा आरएनए का, तो उसमें हम देख लेंगे उसकी स्ट्रक्चर भी। ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं उसमें, है ना, बस कुछ ही अंतर है जो वो हम आगे देखेंगे। तो डीएनए की स्ट्रक्चर हमने कर ली थी, और डीएनए के अंदर हमने ये भी देखा था कि भाई के 3 डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड खुद 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोस शर्करा, ठीक है। और इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलित संरचना है ना। डीएनए जो है वो इस प्रकार से द्विकुंडलित संरचना होती है, द्विकुंडलित होती है, और जिसके अंदर की क्या होता है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर हो गई या श्रृंखला हो गई, और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। तो एक जो है वो अगर 5' 3' है, तो एक कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, 3' होगी, ठीक है। और हमने नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में हमने ये भी बात की थी कि ये आपस में दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं हैं वो आपस में नाइट्रोजनी बेस के द्वारा जुड़ी होती है, जैसे कि प्यूरिन और पिरिमिडिन, है ना। नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, और कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर, नाइट्रोजनी क्षारकों के आधार पर ही आज हम एक रूल पढ़ने जा रहे हैं, जिनका कि नाम है चारगाफ का नियम या चारगाफ रूल, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे चारगाफ नियम। चारगाफ नियम क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है आपका। चारगाफ का नियम, चारगाफ का नियम कहता क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। और इसमें से बहुत चांस है कि क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी, और कोई अगर बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो नीट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो चारगाफ नियम का मतलब क्या है, और चारगाफ नियम कहता क्या है? चारगाफ नियम ये कहता है कि जो डीएनए होता है, अब जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए है ना, ये द्विकुंडलित होता है, ये डीएनए है। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ आपको, दोनों श्रृंखलाओं को अलग अलग करूँ, तो ये मान लीजिए कि ये दोनों श्रृंखलाएँ होंगी, एक 5' दूसरी 3', है ना, एक 5' to 3' और दूसरी 3' to 5'। ये आपको पता है, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, कॉइलिंग को खोल दी हमने, ठीक है। अब आपको पता है कि इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, और नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा ही ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है। अब समझिएगा ध्यान से कि मान लीजिए कि अच्छा, नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन, ठीक है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि प्यूरिन जो होती है वो 2 वलय युक्त होती है ना, 2 वलय पाई जाती है इसके अंदर ऐसे, और पायरिमिडिन के अंदर केवल 1 वलय पाई जाती है।
और प्यूरिन जो होती है वो फिर से दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है एडिनिन, एडिनिन, और एक होता है ग्वानिन, ठीक है। और पायरिमिडिन भी दो टाइप का होता है। अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सा? एक होता है थाइमिन, थाइमिन, और एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन को हम कैपिटल ए से शो कर सकते हैं, ग्वानिन को कैपिटल जी से, थाइमिन को टी से, और साइटोसिन को सी से। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हमने कल बात क्या की थी कि दोनों तरफ जो है दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं ये इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो तीन चीजें होती हैं उनके अंदर, फॉस्फेट समूह, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ी हुई किसके द्वारा होती है? नाइट्रोजनी क्षारक के द्वारा। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ नाइट्रोजनी क्षारक, कुछ नाइट्रोजनी क्षारक लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ये इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक है और उनके बीच में क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो टोटल, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि इस श्रृंखला के अंदर टोटल जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो कितने हो गए? मान लीजिए कि 20 नाइट्रोजनी क्षारक है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि 20 नाइट्रोजनी क्षारक है। 20 नाइट्रोजनी क्षारक का मतलब जोड़े कितने हो गए? क्योंकि देखो अगर मान लो एक नाइट्रोजनी क्षारक इधर है तो उसको जुड़ने के लिए दूसरा नाइट्रोजनी क्षारक चाहिए, है ना। तो एक इधर है तो दूसरा इधर होगा, और मैं कह रही हूँ कि 20 नाइट्रोजनी क्षारक हैं तो टोटल जो नाइट्रोजनी क्षारकों की संख्या है वो कितनी है? 20 है। तो जोड़ों में कितनी हो जाएगी? 10 जोड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब इनके सामने भी नाइट्रोजनी क्षारक होंगे, ये नाइट्रोजनी क्षारक हो गए। अब मैं ये कह रही हूँ, आपको कल भी मैंने बताया था कि प्यूरिन जो होता है वो हमेशा पायरिमिडिन से पेयर करता है। प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के साथ जुड़ता है, प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। और कल हमने ये भी बात की थी कि जो एडेनिन होता है ना, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, एडेनिन जो होता है वो हमेशा थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, और ग्वानिन जो होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाता है। कौन से बॉन्ड? वो तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन क्या है? एडेनिन और ग्वानिन क्या है? प्यूरिन है। थाइमिन और साइटोसिन क्या है? पायरिमिडिन है। तो हमेशा प्यूरिन जो होगा वो पायरिमिडिन के साथ में बंध बनाएगा, और पायरिमिडिन हमेशा प्यूरिन के साथ में बंध बनाएगा। कभी भी ध्यान रखना कि प्यूरिन हमेशा एक साथ नहीं आएंगे, यानी प्यूरिन के बीच में कभी भी बंध नहीं बनेगा, और पायरिमिडिन के बीच में कभी भी बंध नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो प्यूरिन के बीच में और पायरिमिडिन के बीच में बंध नहीं बनेगा, प्यूरिन पायरिमिडिन से और या पायरिमिडिन प्यूरिन के साथ में बंध बनाएगा, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि मान लीजिए कि इस पूरी जो डीएनए है, ये डीएनए है, इसके अंदर कितने हैं नाइट्रोजनी क्षारक? मान लीजिए कि 20 नाइट्रोजनी क्षारक हैं, 20 नाइट्रोजनी क्षारक हैं, ठीक है। 20 नाइट्रोजनी क्षारक है, मान लीजिए, मानने में कुछ नहीं जाता है ना, ऐसा नहीं कि 20 ही होंगे, 20 मान लीजिए कि नाइट्रोजनी क्षारक है। अब 20 में से मैं ये कह रही हूँ कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एडेनिन लिखा, एडेनिन लिखा, तो एडेनिन के सामने कौन आएगा? एडेनिन के सामने कौन आएगा? थाइमिन ही आएगा। एडेनिन के सामने कौन आएगा? थाइमिन। मैं कह रही हूँ कि एडेनिन कौन है? एडेनिन आपको पता है कौन है? एडेनिन प्यूरिन है। तो प्यूरिन के सामने हमेशा क्या आएगा? पायरिमिडिन आएगा। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ मान लीजिए साइटोसिन, तो साइटोसिन के हमेशा, साइटोसिन किसके साथ में बॉन्ड बनाता है? ग्वानिन के साथ में। तो यहाँ पर क्या आ गया? मान लीजिए ग्वानिन आ गया, यहाँ पर ग्वानिन आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ थाइमिन, तो यहाँ पर वापस एडेनिन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ग्वानिन, तो यहाँ पर साइटोसिन। इस प्रकार से ये श्रृंखला चलेगी कि प्यूरिन के सामने पायरिमिडिन और पायरिमिडिन के सामने प्यूरिन। तो मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ कह रही हूँ कि 20 नाइट्रोजनी क्षारक है, 20 नाइट्रोजनी क्षारक है, तो क्या ऐसा होता है कि 10 प्यूरिन होंगे और 10 पायरिमिडिन होंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर 20 नाइट्रोजनी क्षारक हैं एक में, तो क्या 10 प्यूरिन और 10 पायरिमिडिन होंगे क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि, हाँ हम यूँ कह सकते हैं कि जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पायरिमिडिन होंगे,
जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पाइरिमिडिन होंगे, लेकिन दोनों की संख्या बराबर बराबर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जितने मान लीजिए कि इधर मान लीजिए कि 10 प्यूरिन है ना, तो अच्छा बराबर का मतलब क्या है, देखो प्यूरिन और पाइरिमिडिन की संख्या तो हमेशा बराबर ही रहेगी, ठीक है। इस चीज को वापस ध्यान से समझना कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं वापस सेंटेंस को अपना चेंज कर रही हूँ कि प्यूरिन जो होगा वो उतने ही पाइरिमिडिन होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, एडेनिन क्या है, प्यूरिन है। अगर ये प्यूरिन है तो इसके सामने कौन होना चाहिए, पाइरिमिडिन होना चाहिए ना, पाइरिमिडिन होना चाहिए ना, समझना ध्यान से। अगर यहाँ प्यूरिन है तो सामने कौन होना चाहिए, पाइरिमिडिन, तभी तो जाके ये बॉन्ड बनाएंगे। तो हम ये तो कह सकते हैं कि जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पाइरिमिडिन ही होंगे, है ना। शायद मैंने गलती से पहले ये बोल दिया था कि दोनों बराबर नहीं होंगे, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पाइरिमिडिन होंगे, तभी तो वो आगे बंद बनाएंगे। प्यूरिन जितने होंगे उतने ही पाइरिमिडिन होंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 10 प्यूरिन है, 10 प्यूरिन है तो उसके सामने कितने पाइरिमिडिन होने चाहिए, 10 पाइरिमिडिन होने चाहिए, 10 पाइरिमिडिन होने चाहिए। तो इसका मतलब चारगाफ रूल क्या कहता है, हमेशा ध्यान रखना, चारगाफ रूल क्या कहता है कि किसी भी डीएनए के अंदर या किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के अंदर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हो गया, डीएनए हो गया ना, तो किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के अंदर प्यूरिन जितने होंगे, यानी प्यूरिन की मात्रा जितनी होगी उतनी की उतनी कौन होंगे, पाइरिमिडिन होंगे, पाइरिमिडिन होंगे। जितने प्यूरिन होंगे उतने पाइरिमिडिन होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यूँ कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एडेनिन जितने होंगे तो एडेनिन को बंद बनाने के लिए कौन चाहिए, थाइमिन, तो मतलब थाइमिन की संख्या भी उतनी होगी। जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे, ठीक है। या मैं ये कह सकती हूँ कि जितने ग्वानिन होंगे उतने कितने क्या होंगे, साइटोसिन होंगे। आ रही बात समझ में, जितनी प्यूरिन की संख्या होगी उतनी पाइरिमिडिन की संख्या होगी। तो अगर मान लो मैं कह दूं कि जितने एडेनिन है उतने थाइमिन होंगे, जितने ग्वानिन है उतने साइटोसिन होंगे। अब मैं कह रही हूँ कि मान लीजिए कि 10 तो प्यूरिन है तो इसमें 10 कितने हो जाएंगे, पाइरिमिडिन हो जाएंगे। पाइरिमिडिन प्यूरिन की संख्या बराबर होती है ना, होगा ना, यही होगा ना, जितने प्यूरिन होंगे उतने पाइरिमिडिन। तो 10 प्यूरिन होंगे तो 10 ही तो पाइरिमिडिन चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है, एडेनिन है, तो यहाँ पर उसको बंद बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर बंद किसके साथ बनाएगा, ये पाइरिमिडिन के साथ में, तो टी यहाँ पर चाहिए। टी नहीं होगा तो ये किसके साथ में बंद बनाएगा। अगर मान लो यहाँ पर टी नहीं है तो ये किसके साथ में बंद बनाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जितने प्यूरिन होंगे उतने पाइरिमिडिन होंगे, यानी कि मैं यूँ कह सकती हूँ जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने साइटोसिन होंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि मैं ये कहती हूँ कि क्या मान लीजिए कि एडेनिन जो है यहाँ पर, ये एडेनिन जो है वो कितने हैं, 5 है। मान लीजिए कि एडेनिन कितने हैं, 5 है। मान लीजिए अगर एडेनिन 5 है तो थाइमिन कितने होने चाहिए, थाइमिन भी 5 ही होने चाहिए। यहाँ पर थाइमिन भी 5 ही होने चाहिए। अगर एडेनिन 5 है तो थाइमिन भी क्या होने चाहिए, 5 ही होने चाहिए। अब समझना ध्यान से कि अगर यहाँ पर ये दोनों की संख्या कितनी होगी। अब अगर इनकी बात करें, जैसे प्यूरिन मान लीजिए कि 10 थे, 10 में से 5 एडेनिन हो गए, तो अब ग्वानिन कितने होंगे, ग्वानिन कितने होंगे, 5, ये भी हो जाएंगे, ग्वानिन 5 हो जाएंगे। लेकिन ये तो बराबर बराबर मात्रा हो गई, लेकिन ये तो बराबर बराबर मात्रा होगी। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जितने एडेनिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे, जितने थाइमिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, सबके सब बराबर होंगे। प्यूरिन पाइरिमिडिन की संख्या बराबर होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या प्यूरिन प्यूरिन बराबर होंगे या पाइरिमिडिन पाइरिमिडिन बराबर होंगे, क्या नहीं होंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एडेनिन जो है कुल मिला के नाइट्रोजनी क्षारक कितने हैं, 20 है। एडेनिन कितने हो गए, मान लीजिए कि यहाँ पर एडेनिन जो है वो 7 है, मान लीजिए कि एडेनिन 7 है, तो एडेनिन 7 है तो थाइमिन भी कितने होंगे, 7 ही होंगे। ये तो कंफर्म है कि जितने प्यूरिन होंगे उतने पाइरिमिडिन होंगे, मतलब जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा। लेकिन अब यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन की संख्या कैसे पता करेंगे, ग्वानिन और साइटोसिन की संख्या कैसे पता करेंगे, क्योंकि आप देखो प्यूरिन 10 है तो 10 में से 7 क्या हो गए, एडेनिन, तो 10 में से 7 तो एडेनिन हो गए, तो ग्वानिन कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। अगर 3 ग्वानिन है तो आपको पता है कि साइटोसिन भी कितने हो जाएंगे, 3। अब अगर आप इनकी टोटल संख्या जोड़ोगे तो 20 ही आ गई। कहने का मतलब समझे हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडिन की संख्या बराबर होती है, लेकिन जरूरी नहीं है। देखो ये भी प्यूरिन है, ये भी प्यूरिन है,
ये भी पाइरीमिडीन है, ये भी पाइरीमिडीन है, तो क्या प्यूरिन प्यूरिन की संख्या बराबर हो सकती है क्या? नहीं। पाइरीमिडीन पाइरीमिडीन की संख्या बराबर हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्यूरिन पाइरीमिडीन बराबर होंगे, लेकिन प्यूरिन प्यूरिन बराबर हो या पाइरीमिडीन पाइरीमिडीन बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। यही कहता है आपका चारगाफ रूल या चारगाफ नियम। ठीक है, इसी को हम कहते हैं चारगाफ नियम, यानी कि किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में जितने प्यूरिन होंगे उतने ही क्या होंगे? पाइरीमिडीन होंगे। ठीक है, जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पाइरीमिडीन होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि प्यूरिन प्यूरिन भी बराबर हो। जैसे एडेनिन जितने अगर साथ है तो जरूरी नहीं है कि ग्वानिन भी साथ ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन कर देते हैं। समझ में आ गया होगा इतना तो? ठीक है, कि जितने सामने प्यूरिन होंगे उतने ही सामने पाइरीमिडीन होंगे, लेकिन प्यूरिन जो है, प्यूरिन 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 भी दो टाइप के होते हैं ना, तो दोनों टाइप के जरूरी थोड़ी है कि दोनों एडेनिन जितने हैं उतने के उतने ग्वानिन हो, या जितने थाइमिन हैं उतने के उतने साइटोसिन हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अपने को बस ये ध्यान रखना है कि प्यूरिन और पाइरीमिडीन की संख्या हमेशा बराबर रहेगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ, तो एक क्वेश्चन लिखेंगे कि एक क्वेश्चन लिखेंगे हम कि एक द्विकुंडलित। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गई आपको, और मैं अभी बता देती हूँ कि चारगाफ नियम किसके लिए लागू होता है। तो चारगाफ नियम हमेशा द्विकुंडलित डीएनए के लिए या द्विकुंडलित जो संरचना होती है ना, संरचना कौन होती है? डीएनए द्विकुंडलित होता है, बाकी तो आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो हमेशा द्विकुंडलित डीएनए के लिए ही लागू होगा, क्योंकि द्विकुंडलित होंगे यानी द्विकुंडलित का मतलब क्या? दो न्यूक्लियोटाइड होंगे तभी तो आमने सामने संख्या आएगी ना। बाकी एक ही है, अगर एक ही न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है तो सामने क्या आएगा? प्यूरिन ना हो पाइरीमिडीन ने ना। तो अगर मान लो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर तो कुछ होगा ही नहीं फिर तो, है ना। बॉन्ड बनाने के लिए दो चीजें चाहिए ना। ठीक है, तो एक द्विकुंडलित डीएनए में एडेनिन की प्रतिशत मात्रा मान लीजिए 20% है। तो एडेनिन की प्रतिशत मात्रा 20% है, तो साइटोसिन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। फटाफट से इसका आंसर करो, मैं पानी भी लेती हूँ। एक द्विकुंडलित डीएनए है, ये डीएनए है। ठीक है, इसमें एडेनिन जो है, टोटल एडेनिन वो कितने हैं? 20%। तो पहले अपन लिख लेते हैं। ठीक है, एडेनिन जो है वो कितने हैं? 20% है। अगर मान लीजिए कि हम टोटल, हमें मानना कितना है? 100% मानना है। अगर एडेनिन 20% है तो बताओ एडेनिन किसके साथ में बंध बनाएगा? किसके साथ में? थाइमिन के साथ में। तो थाइमिन भी कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा ना, क्योंकि एडेनिन, अगर मान लो सिर्फ एडेनिन दे रखा है, हमें साइटोसिन का पता करना है। अब एडेनिन हमें दे रखा है 20%, तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। मतलब एडेनिन 20% है तो थाइमिन भी कितना होगा? 20% होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, देखो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में प्यूरिन भी होगा और पाइरीमिडीन भी होगा। जितना प्यूरिन होता है उतना पाइरीमिडीन होता है। तो इधर ये प्यूरिन है, एडेनिन प्यूरिन है, तो थाइमिन क्या है? पाइरीमिडीन है ना। तो अगर प्यूरिन, मान लीजिए कि एक प्यूरिन की बात करें हैं, एक प्यूरिन अगर 20% है तो दूसरा इसके सामने पाइरीमिडीन में कितना होगा? 20% होगा। लेकिन आपको अगर पता है कि अगर हम इनको दोनों को जोड़ देते तो कितना आ जाता है? 40% आ जाता है। 40% आ गया। ठीक है, हमें टोटल निकालना है 100% में से साइटोसिन का। तो मुझे एक बात बताइए कि साइटोसिन जो है वो कितना होगा?
अगर इन दोनों को मिला के एडेनिन थाइमिन जो है वो 40% हो रहा है, टोटल 20% हो रहा है, तो 100 में से निकालना है तो साइटोसिन कितना होगा, और साइटोसिन के साथ साथ में अपन और क्या निकाल सकते हैं, ग्वानिन भी तो निकाल सकते हैं ना, ग्वानिन भी तो निकाल सकते हैं। कैसे कि अगर ये 40% है तो 100 में से अगर आप 40 निकाल रहे हो, ये कौन है 100 में से 40 कौन है, एडेनिन और थाइमिन है, तो बचा खुचा कितना हो, कौन होगा, ये दोनों ही होंगे ना, तो कितना आ गया 60%। तो साइटोसिन और ग्वानिन की दोनों की मात्रा, टोटल दोनों की मात्रा जो है वो कितनी हो गई, 60% हो गई। दोनों की अगर 60% है तो साइटोसिन की कितनी होगी, या आप ग्वानिन की भी निकाल सकते हो। दोनों की अगर मान लो 60% है तो दोनों में से एक की कितनी होगी, क्योंकि आप 2 का भाग लगा दो, क्योंकि हमेशा ये इसके बराबर ही होगा। अगर मान लो कि दोनों का 2 का भाग लगाते हो आप तो कितना होगा 30%। अगर ये 30% है तो ये भी तो 30% ही होगा ना, बराबर ही होगा ना, तो ये भी कितना आ जाएगा 30%। आ रही है बात समझ में, ऐसे निकालना है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन दे सकता है कि भाई ये इतना प्रतिशत है तो बताओ दूसरा कितना प्रतिशत होगा, है ना। तो अपन ने क्या देखा, एक द्विकुंडलित डीएनए में एडेनिन की कुल मात्रा 20% है, तो साइटोसिन की मात्रा प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता है कि एडेनिन जितना होगा उतना ही थाइमिन होगा, एडेनिन 20 है तो थाइमिन भी 20 होगा। अब ये दोनों अगर 20-20 40% हो गए, टोटल 100% में से 40% तो ये खुद ही हो गए, तो बचा कितना 40 माइनस कर दो 60%। 60% कौन है, साइटोसिन और ग्वानिन, और साइटोसिन और ग्वानिन दोनों बराबर बराबर होते हैं, तो दोनों को आधा आधा बांट दो, कितना हो गया 30-30%। आंसर क्लियर है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। हो गया, ये आपका चारगाफ रूल कंप्लीट है। क्या ध्यान रखना है, प्यूरिन जितने होंगे पाइरिमिडिन भी उतने ही होंगे, लेकिन प्यूरिन बराबर हो ये जरूरी नहीं है, पाइरिमिडिन बराबर हो ये भी जरूरी नहीं है। इनके आधार पर आप खुद भी और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे साइटोसिन की मात्रा इतनी है तो एडेनिन की कितनी होगी, ग्वानिन की कितनी होगी, ये सब आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग अपनी आती है आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत। इसे हम सेंट्रल डोगमा के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सेंट्रल डोगमा क्या है, सेंट्रल डोगमा क्या है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल डोगमा क्या है और ये क्या है सिद्धांत, इसको हम समझेंगे। देखिए आपको पता है कि ये कोई सेल है, ये कोई कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका के अंदर कौन है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, केंद्रक पड़ा हुआ है, और इस केंद्रक के अंदर जो है वो क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र के अंदर हमारा डीएनए पड़ा होता है, ये डीएनए पड़ा है। अब इस सेल को, इस कोशिका को अगर विभाजन करना है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनानी है, तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, तो एक कोशिका तो 2 बनेगी लेकिन केंद्रक भी विभाजित होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि इधर ये एक कोशिका थी और ये 2 कोशिकाओं में चेंज हो गई, ये एक कोशिका बन गई, ये दूसरी कोशिका बन गई, ये कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। अगर हम समसूत्री विभाजन की बात करें या कोई भी विभाजन हो, लेकिन उसमें भी क्या होगा, एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी। इसके साथ साथ केंद्रक का भी विभाजन होगा, यानी कि ये एक केंद्रक इसमें आ गया, एक केंद्रक इसमें आ गया, केंद्रक का भी विभाजन होगा। लेकिन इसमें है ये गुणसूत्र, या अपन कह सकते हैं डीएनए। तो अब ये डीएनए जो है, इस डीएनए को इसमें भी जाना है, इस केंद्रक में भी जाना है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डीएनए की हमें क्या करनी पड़ेगी, फोटोकॉपी करनी पड़ेगी, फोटोकॉपी करनी पड़ेगी। एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने पड़ेंगे, वरना ये डीएनए इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, कौन से वाली कोशिका में जाएगा, दोनों में बराबर बराबर जाना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि इसमें तो खाली रह गया उसमें चला गया, एक केंद्र खाली पड़ा है, ऐसा थोड़ी होता है। बराबर बराबर कोशिका जो डीएनए होगा वो बराबर बराबर जाएगा।
अगर समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं तो, है ना। बाकी अर्धसूत्री विभाजन में तो आपको पता है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन समसूत्री विभाजन की बात करें तो डीएनए या जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, बराबर बराबर जाता है। तो डीएनए को हमें इसके अंदर भी लाना है और हमें इसमें भी लाना है। तो डीएनए की हमें क्या करवानी पड़ेगी, एक डीएनए से हमें कितने डीएनए बनाने पड़ेंगे, 2 डीएनए बनाने पड़ेंगे। तो डीएनए से डीएनए का बनना, है ना, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, यही चीज है सेंट्रल डोग्मा में। और फिर आगे क्या होगा कि जब जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए बन गया, अब ये डीएनए बन गया, लेकिन डीएनए से आपको पता है, मैं पहले भी 5th चैप्टर के अंदर ये पढ़ा चुकी हूँ और आगे हम पढ़ेंगे कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से फिर आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि जो डीएनए होता है, ये डीएनए है, इस डीएनए से सबसे पहले जो है वो क्या बनता है, एमआरएनए बनता है या आरएनए बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए के टाइप्स वगैरह भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। और फिर ये आरएनए जो है ये किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन ही हमारे शरीर के अंदर सब कुछ काम वाम क्रिया व्रिया सब कुछ यही करता है ना। आंखों के रंग को डिसाइड करना, शरीर की लंबाई डिसाइड करना, सब कुछ जितना सब कुछ होगा वो ये प्रोटीन्स डिसाइड करेंगे। एंजाइम सारे प्रोटीन होते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, डीएनए से हमें आरएनए बनाना है, आरएनए से हमें ये प्रोटीन बनाना है। तो डीएनए की सूचना किस में जाएगी, आरएनए में जाएगी, आरएनए की सूचना किस में जाएगी, प्रोटीन में जाएगी, है ना। इसी तरह से तो आपको पता है कि जब माता पिता जो होते हैं, हम कहते हैं ना कि मम्मी पापा से जो लक्षण आते हैं बच्चों के अंदर वो डीएनए के माध्यम से आते हैं, जीन लेके आती है। जीन क्या होती है वो भी हम पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन मैं बता दूं कि डीएनए का कोई भी खंड जो आरएनए बना दे वो जीन है। आगे और डिटेल से पढ़ेंगे इनको हम। तो हम कहते हैं कि मम्मी पापा से डीएनए जो होता है, या यूँ कह सकते हैं कि आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो माता पिता से बच्चों में आते हैं। तो बच्चों में लाता कौन है, हम कहते हैं कि डीएनए लेके आता है। तो डीएनए को लाने के लिए आपको पता है कि कोई भी सेल जो होती है, जैसे मम्मी पापा के अंदर जो है वो कोशिकाएं बनती है, एक तो बनता है शुक्राणु और एक बनता है अंडाणु। मम्मी के अंदर अंडाणु बनेगा और पापा के अंदर शुक्राणु बनेगा। तो ये शुक्राणु भी एक सेल है, ये दोनों ही क्या है, सेल है। इन सेल के अंदर पापा का डीएनए होना चाहिए। जैसे मान लो कि शुक्राणु के अंदर पापा का डीएनए होना चाहिए और मम्मा के अंदर, मम्मा की जो ये अंडाणु है उसके अंदर मम्मा का डीएनए होना चाहिए, तभी तो ये डीएनए आपस में मिलेंगे, फिर एक बच्चे में जाएंगे। तो वही तो लेके आ रहे हैं ना। तो डीएनए यहाँ पर फोटोकॉपी होके आना चाहिए ना। एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बनने चाहिए, फिर ये डीएनए क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, ठीक है, और वही सब कुछ डिसाइड करेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इसको रफ कर रही हूँ मैं, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत है क्या, ये एक दिशीय प्रवाह है, सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह है। एक दिशीय प्रवाह कैसे, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ये डीएनए है ना, इस डीएनए से अगर मान लो ऐसा का ऐसा एक और डीएनए बन जाए, ये डीएनए है, इस डीएनए से क्या हो जाए, ऐसा का ऐसा एक और डीएनए बन जाए, ऐसा का ऐसा एक और डीएनए बन जाए। इस प्रक्रिया को, यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रतिकृति, फोटोकॉपी, ठीक है, प्रतिकृति या रेप्लिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिकृति या रेप्लिकेशन, प्रतिकृति या रेप्लिकेशन। आ रही बात समझ में। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, प्रतिकृति या रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए को डीएनए बनाना पड़ेगा, ठीक है, फोटोकॉपी करवानी पड़ेगी। अब देखो, अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए है, इस डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है या एमआरएनए बन रहा है, देखो तीनों प्रकार के आरएनए बनेंगे वैसे तो, ठीक है, तो आरएनए भी लिख सकते हो, एमआरएनए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरएनए एमआरएनए भी बनता है। इस डीएनए से अगर एमआरएनए बन रहा है, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में हम कहते हैं अनुलेखन, अनुलेखन, दोनों लिखवा रही हूँ टर्म्स, इंग्लिश और हिंदी, ध्यान रखना।
डीएनए का डीएनए बनना क्या कहलाता है? प्रतिकृति कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से एमआरएनए या आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं अपने, ये तो अभी सिर्फ नाम बता रही हूँ कि क्या कहते हैं, ये तो सारी की सारी प्रोसेस है अपने इस टॉपिक के अंदर, इस लेसन के अंदर, वो पढ़ेंगे आगे, है ना। तो इसको अनुलेखन कहते हैं। अब ये आरएनए जो है वो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। आरएनए से क्या बनता है? आगे जाकर प्रोटीन बनता है। तो आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन या हिंदी में इसको हम कहते हैं अनुवादन। क्या कहते हैं? अनुवादन। अनुवादन कहते हैं। यही है आपका सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। ठीक है, यही सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत है, ये छाप के आना है आपको और इसी के बारे में लिखना है। क्या लिखोगे कि डीएनए से डीएनए का बनना प्रतिकृति या रेप्लिकेशन कहलाता है। फिर डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाता है। तो देखो सूचना जो है वो एक दिशीय हो रही है कि नहीं हो रही है? सूचना जो है वो इस दिशा में गति कर रही है कि नहीं गति कर रही है? डीएनए की सूचना किस में आई? आरएनए में आई। आरएनए की सूचना किस में आई? प्रोटीन के अंदर आई, है ना। तो ये सूचनाओं का जो एक दिशीय जो प्रवाह है, यही क्या है? सेंट्रल डोग्मा है। आगे बात समझ में? अभी तो सिर्फ हमने ये नाम पढ़े हैं, नाम के आगे हमें इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस पढ़नी है। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन यानी अनुवादन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन, ट्रांसलेशन अनुवादन और रेप्लिकेशन प्रतिकृति। इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। ये नहीं कि मतलब मैडम आप है ना इंग्लिश में क्यों लिखवा रहे हो, आप हिंदी में ही लिखवाओ, तो ऐसा तो नहीं होगा। भी देखो हिंदी में भी मैं साथ के साथ वर्ड्स लिखवाती जा रही हूँ, तो ये ना कहे कि मतलब कि आप तो नहीं इंग्लिश का नामो निशान मत रखो, ऐसा तो नहीं होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही साथ में चलेगी। कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, वो भी अगर क्लासें देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ा पता होना चाहिए ना कि कौन सा क्या हो रहा है, और वो हिंदी में समझना चाहते हैं अगर मान लो, ठीक है ना, तो दोनों ही चीज़ें साथ में चलेगी। कुछ बच्चों की तो बहुत शिकायत आती है कि नहीं मैडम आप तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखो, इंग्लिश का एक वर्ड मत लिखो, ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको तीनों जो भी दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखवा रही हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अपन ने क्या बात की कि डीएनए का डीएनए में परिवर्तन या डीएनए से डीएनए का बनना प्रतिकृति कहलाता है, डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है। और इस तरह से ये सूचनाएं जो है एक दिशा में जा रही है ना। देखो डीएनए से किस में आई? आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन में आई, तो ये सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह जो है वो क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका। हो गया? एक मिनट में पानी पी लेती हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एक टॉपिक आने वाला है, डीएनए की पैकेजिंग। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है हमारा वो है यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग। अब ये क्या है? मतलब आपको पता है कि जो आपकी कोशिका होती है, जैसे कि बार बार पढ़ चुके हैं वैसे तो हम, ये कोशिका है, ठीक है, इसमें ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र में डीएनए लिपटा हुआ होता है ना, या गुणसूत्र से ही डीएनए बनना होता है ना, जब वो पैक हो जाता है तो गुणसूत्र बना देता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके एक डीएनए जो है, ये आपका एक डीएनए है पूरा का पूरा। अगर हम एक कोशिका में एक डीएनए की बात करें
तो एनसीईआरटी के अनुसार उसकी लंबाई जो होती है वो 2.2 मीटर होती है, यानी 2 मीटर से भी ज़्यादा होती है। एनसीईआरटी के अनुसार हम अगर बात करें कि एक कोशिका में डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर है, यानी 2 मीटर से भी ज़्यादा है। आपकी खुद की, मेरी खुद की, किसी की भी लंबाई इतनी नहीं होगी 2 मीटर, तो है ना, मतलब आप लोगों की तो नहीं होगी, है ना। तो मेरी बात सुनो कि यहाँ पर 2.2 मीटर है, 2.2 मीटर का मतलब समझ रहे हो कितनी लंबाई है ना। अब इतना बड़ा डीएनए सिर्फ एक कोशिका की बात करें, एक कोशिका के एक केंद्रक के अंदर होता है, और केंद्रक का आकार कितना होता है, बहुत ही कम, बहुत ही छोटा होता है ना, 10⁻⁻10 नैनोमीटर के समथिंग कुछ इतना से होता है, बहुत छोटा होता है कुल मिला के। इतने से छोटे से डीएनए में, छोटे से केंद्रक में इतना बड़ा डीएनए कैसे आएगा? इतने छोटे से केंद्रक में हमें इतना बड़ा डीएनए डालना है। अब अगर हम इसको ऐसे फैला दें, है ना, सीधा सीधा रख दे, तो फिर तो ये एक डीएनए इसमें आएगा नहीं, अपनी खुद की लंबाई नहीं है इतनी, पूरे शरीर में नहीं आएगा, है ना। अगर लंबाई के अनुसार इसको छोड़ दें तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इस डीएनए को हमें कुछ इस तरह से लपेट कर इसके अंदर फिट कर देना चाहिए। किसमें? केंद्रक में। हमें इस डीएनए को इस तरह से लपेटना चाहिए कि ये इस केंद्रक के अंदर फिक्स हो जाए, फिट हो जाए इसमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब लपेटने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए। भाई आप डीएनए है, जैसे मान लो कि कोई डीएनए है ना, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं, कोई डीएनए है, हमें उसको लपेटना है, तो लपेटेंगे किसके ऊपर? जैसे मान लो ये कोई चीज़ है, हमें इस पे लपेटना है ना। तो लपेटने के लिए इसके अंदर जो चीज़ होती है, या लपेटने के लिए इसके अंदर एक प्रोटीन होता है, वो क्या होता है वो देखो आपका जो डीएनए है, आपका जो डीएनए है वो कैसा है? अम्लीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है। अगर ये अम्लीय प्रकृति का है तो इसके लपेटने के लिए जो भी चाहिए वो कैसा होना चाहिए? क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर अम्लीय और क्षारीय दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो आपको इसको लपेटने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए? एक प्रोटीन चाहिए। जो प्रोटीन चाहिए उसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का। ये भी ध्यान रखें, पूछ लिया जाता है कभी कभी। डीएनए अगर अम्लीय प्रकृति का है तो आपको हिस्टोन प्रोटीन लेना है, जो इसको लपेटने के लिए चाहिए आपको। जैसे कि ऊन का गोला होता है कि नहीं होता है ना, वो चीज़ होती है जिसपे हम अपन ऊन लपेट देते हैं ना, वैसे ही अपने को लपेटना है इसको। तो आपको इस डीएनए को किसी चीज़ पे लपेटना है, तो उसके लिए जो चीज़ चाहिए वो है हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन कैसा है? क्षारीय प्रकृति का है। अच्छा, अब ये क्षारीय प्रकृति का है, इसका क्या मतलब है? कैसे पता चलेगा कि ये क्षारीय प्रकृति का है? तो मुझे बताओ कि प्रोटीन जो होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? किससे मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये चौथा अमाइनो एसिड, इस तरह से अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अमीनो अम्ल जो होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं। अब अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो अम्ल का अगर आप उसका सूत्र वगैरह देखो तो क्या होता है कि एक तरफ तो COOH समूह जुड़ा होता है और एक तरफ एमीन समूह जुड़ा होता है, और एक तरफ आप ये R और H समूह लगा दो, है ना। इतनी केमिस्ट्री तो आती होगी भी। चलो, अब आपको पता है कि ये जो है ये तो क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। और ये एमीन समूह है, और अगर वो अम्ल है तो ये क्या होता है? क्षारीय होता है, क्षार प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और ये तो अम्ल है ही, दिख ही रहा है साथ में, ठीक है। और ये पूरा का पूरी स्ट्रक्चर किसकी है? ये अमाइनो एसिड की है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर अमाइनो एसिड के अंदर मान लो कि एमीन ग्रुप ज़्यादा आ जाए, यहाँ पर और भी एमीन ग्रुप जोड़ दिया जाए, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अगर मान लो कि इसके अंदर एमीन ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय ज़्यादा हो जाएगी ना, यानी इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय। या फिर अगर मान लीजिए कि इसके अंदर COH समूह और ज़्यादा जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या अगर ज़्यादा जोड़ दी जाए तो ये कैसा हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि ये क्षारीय प्रकृति का प्रोटीन है। इसका मतलब क्या है कि इसके अमीनो अम्ल के अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा है? एमीन की मात्रा ज़्यादा है, एमीन ग्रुप की मात्रा ज़्यादा है,
ठीक है। इसके आधार पर जो है वो अमीनो अम्ल जो है वो 3 टाइप के हो जाते हैं। एक तो उदासीन, उदासीन का मतलब क्या है, जिसमें अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो दोनों बराबर होंगे। एक होता है क्षारीय प्रकार का अमीनो अम्ल, क्षारीय में क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्षारीय में क्या हो जाएगा, अमीन ग्रुप की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और एक होता है अम्लीय अमीनो अम्ल, तो उसमें क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो हमें क्या करना है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस ये जानना था कि ये कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है ना। अब ये क्षारीय प्रकृति का है तो इसका मतलब इसमें अमीन ग्रुप ज़्यादा होंगे, छोड़ो वो बात। अब ये हिस्टोन प्रोटीन है और हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो ध्यान रखना कि अमीनो अम्ल होंगे, है ना, ये अमीनो अम्ल, दूसरा अमीनो अम्ल, इस प्रकार से बहुत सारे अमीनो अम्ल। आपको पता है कि आपके शरीर में प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं 20 प्रकार के, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें जो सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो अमीनो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आर्जिनिन सर्वाधिक मात्रा में, और एक होता है लाइसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है कि हिस्टोन प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, कौन से अमीनो अम्ल की होती है, तो आर्जिनिन और लाइसिन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ये आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। और एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो अम्ल, ये दोनों क्या है, अमीनो अम्ल है। और अमीनो अम्ल जुड़ के ही तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। और हिस्टोन भी क्या है, प्रोटीन है। तो ये दोनों प्रोटीन है और ये जुड़ कर क्या बनाते हैं, ये अमीनो अम्ल है और ये प्रोटीन बनाते हैं। तो इनमें सर्वाधिक मात्रा, हिस्टोन प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा किसकी है, आर्जिनिन और लाइसिन की है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसमें तो वैसे स्क्रीनशॉट के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना तो याद रख ही सकते हो आप। अब देखो मुझे क्या करना है, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप का होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन आपको ध्यान रखना है कि 5 टाइप का होता है। 5 प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन होता है। पहला H1, दूसरा H2A हिस्टोन प्रोटीन, तीसरा तीसरा H2B हिस्टोन प्रोटीन, चौथा H3 हिस्टोन प्रोटीन, और पांचवा जो है वो है H4 हिस्टोन प्रोटीन। तो ध्यान क्या रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन खुद कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। H1, H2A, H2B, H3, H4, 5 प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका एक गोला बनाना है। हिस्टोन प्रोटीन का हमें क्या करना है, एक गोला बनाना है, ठीक है। अब गोला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक हिस्टोन प्रोटीन जो है, प्रत्येक कौन से, H1 को साइड में रखो, बाकी H2A, H2B, H3 और H4 इनके आपको क्या लेने हैं, प्रोटीन के 2 अणु लेने हैं। जैसे कि एक अणु ये, दूसरा अणु ये, ठीक है। इसका भी 2 अणु ले लो, एक ये, ठीक है। इसका भी एक ये, और इसका भी ले लो एक ये अणु। तो कितने हो गए टोटल, 8। आपने क्या किया, H1 को छोड़कर बाकी जो H2A, H2B, H3, H4 इनके आपको क्या लेने हैं, 2 अणु लेने हैं। और इन सबको आपको क्या करना है, एक साथ मिला देना है, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई अलग अलग अणु थे, इनको सबको एक साथ मिला देना है। तो जब आप इनको एक साथ मिलाओगे तो एक गोल सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, बाटी होती है ना बाटी, वैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, है ना, गोल आकार की संरचना बन जाएगी। तो प्रत्येक के अगर आप 2 ले रहे हो तो टोटल कितने हो गए, 8 को आपको जोड़ना है। तो जोड़ोगे कैसे आप, जैसे कि मान लो ये ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो ये H1, H2A, H2B और H3, ठीक है ना, H1, H2A, सॉरी यहाँ पर मैंने ही गलती कर दी है ना, H1 तो लेना ही नहीं है अपने को, क्या कर रही हूँ मैं, सॉरी, H2A, H2B, H3 और H4 ये ले लिया आपने, ठीक है। अब ये तो सिर्फ एक अणु हुआ, अब इनके पीछे एक और रख दो। जैसे कि यहाँ पर आप थोड़ा इसको और रख दो, H2A को ही रख दो, ठीक है। इसके साथ में H2B पीछे की ओर आ जाएंगे, ठीक है। ये H3 और
यहाँ पर H4 रख दो। ठीक है, ये कुछ संरचना समझ में नहीं आ रही होगी मुझे पता है, क्योंकि ये देखो इनके पीछे होते हैं, 4 आगे 4 पीछे की ओर, है ना। तो ये पूरी की पूरी एक क्या बन जाती है, गोल मटोल सी संरचना बन जाती है। ठीक है, तो गोल मटोल सी संरचना बन जाती है, जैसे कि एक ये बॉल है आपके पास, ठीक है, और ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, 3 आगे हो जाएंगे, 3 आगे और एक एक इनके पीछे, तो ये पूरी की पूरी एक गोलाकार संरचना बन जाएगी। ठीक है, आपने 2 अणु ले लिए, कितने हो गए, 4, कुल कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, ऑक्टामर या अष्टक, हिस्टोन अष्टक। 4 गोले लिए, चारों को मिला दिए, और गोले का मतलब इनके अणु लेने हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया अब, हिस्टोन अष्टक, इसको हम कहेंगे हिस्टोन अष्टक, हिस्टोन अष्टक। इस हिस्टोन अष्टक के ऊपर आपको क्या करना है, डीएनए को लपेटना है। जैसे आप एक बॉल ले लो और बॉल के ऊपर एक धागा लपेट लो। ठीक है, धागा क्या है, डीएनए है, और बॉल क्या है, हिस्टोन अष्टक है। तो हिस्टोन अष्टक के ऊपर आपको क्या करना है, धागे को लपेटना है। हिस्टोन अष्टक के ऊपर आपको कौन सा धागा लपेटना है, डीएनए का धागा लपेटना है। ठीक है, अब देखो मिटा दो इसको। पहले आप है ना हिस्टोन का ये वाला, इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। H2 कितने प्रकार के होते हैं ना, ये ले लो। हो गया, चलो अब मैं इसको मिटा रही हूँ। अब आपको पता चल गया होगा कि भाई हिस्टोन प्रोटीन जो है उसका एक आपको ऑक्टामर लेना है, जिसके अंदर आपको 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन लेने हैं। तो एक आपके पास क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा, है ना, और उसको हम कहेंगे हिस्टोन अष्टक। ठीक है भाई, अब देखो, अब अपने को हिस्टोन अष्टक लेने हैं। जैसे मान लो एक हिस्टोन अष्टक मैंने यहाँ पर ये ले लिया, एक हिस्टोन अष्टक मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। वह इतने लेने की क्या जरूरत है, 2 ही खूब है, आगे और भी चीज़ें बनानी है मुझे, है ना। अब ये हिस्टोन अष्टक हो गए। अब आपको इसके ऊपर डीएनए को लपेटना है। तो जैसे मान लो कि ये है आपका डीएनए, ठीक है, इसके अंदर ऐसे बेस पे लगे हुए हैं, ये आपका डीएनए है। इस डीएनए को आपको इसके ऊपर लपेटना है। तो ये लपेटोगे कैसे, जैसे एक बार तो ये कुल मिला के 2 राउंड काटता है ना, ये यहाँ से हम इसको ऐसे लपेट देंगे, ये ऐसे, ठीक है। एक गोला लो, उसके ऊपर आपको ऊन लपेटनी है ना। तो एक बॉल के ऊपर धागा लपेट लो, तो आपको कितना लपेटना है वो भी ध्यान रखना, बाद में बताऊंगी वो। लेकिन आपने ऐसे लपेटा, फिर ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर इसको वापस और लपेटो, ये लपेटा, फिर और लपेटा आपने, फिर इस तरह से ये जो है ये और लपेटता लपेटता मतलब सभी के ऊपर लिपट जाता है। ठीक है, तो इस हिस्टोन के ऊपर आपने क्या लपेट दिया, डीएनए को लपेट दिया। ये डीएनए इसी तरह से और आगे और हिस्टोन अष्टक के ऊपर लपेट जाएगा। तो एक बात बताओ मुझे कि ये तो क्या हो गया, हिस्टोन अष्टक, ठीक है, ये आपके पास आपका डीएनए हो गया। ठीक है, अब जो ये वाली जो पूरी जो स्ट्रक्चर बनी है आपके पास में, ये वाली जो पूरी स्ट्रक्चर बनी है आपके पास में, जिसके अंदर क्या है, एक तो हिस्टोन प्रोटीन है और एक है आपका डीएनए। एक तो हिस्टोन प्रोटीन है और एक है आपका डीएनए। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में क्या है, डीएनए है और हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, और हिस्टोन अष्टक, इसको अष्टक भी बोल सकते हैं, और आपको पता है किससे मिलकर बना है वो भी ध्यान रखना है। अब देखो, ये भी एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, इस तरह से और न्यूक्लियोसोम बनते जाएंगे। तो ये ऐसे ऐसे देखो, आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगी, यूं ये ऐसे संरचना दिखाई देगी आपको। तो
तो ये आपको ऐसे नहीं लग रही जैसे कि मोतियों के अंदर जो माला है उसमें मोती पिरो रखे हैं, एक धागा लो उसमें मोती पिरो दो, तो वैसे ही ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस पूरी संरचना को जो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। देखो वापस समझा रही हूँ, आपने अष्टक लिया, अष्टक के ऊपर आपने डीएनए को लपेट लिया। जब अष्टक और डीएनए को यानी कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आपने जब डीएनए को लपेटा तो इस पूरी संरचना को हमने क्या कहा? न्यूक्लियोसोम कहा। न्यूक्लियोसोम में क्या है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। इसके बाद में इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनते जाते हैं और सभी न्यूक्लियोसोम को मिलाकर अगर आप देखो, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम को मिलाकर अगर आप देखो तो वो कैसे दिखाई देते हैं? मोतियों में माला की तरह दिखाई देते हैं या माला में मोतियों की तरह दिखाई देते हैं, और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना कि इसी न्यूक्लियोसोम को एक और नाम दिया जाता है न्यू बॉडी। क्या नाम दिया जाता है? न्यू बॉडी, ठीक है। इसी को हम नाम देते हैं न्यू बॉडी। आगे बात समझ में। अब देखो ये जो बीच वाला जो डीएनए है जो कि दो न्यूक्लियोसोम के बीच में पड़ा है इसको हम कहते हैं लिंकर। लिंकर या हिंदी में कहते हैं योजक डीएनए। योजक डीएनए क्या है? दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए। दो न्यूक्लियोसोम के जो बीच में डीएनए पड़ा है उसको हम कहेंगे लिंकर डीएनए या योजक डीएनए, ठीक है। और इस लिंकर डीएनए से कौन जुड़ा होता है? इस लिंकर डीएनए से हमारा एक प्रोटीन बच गया था, याद करो एक प्रोटीन कौन सा बच गया था? हमारा H1 हिस्टोन प्रोटीन बच गया था। तो इस लिंकर डीएनए से कौन जुड़ा होता है? H1 हिस्टोन प्रोटीन। H1 हिस्टोन प्रोटीन। H1 हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा होता है, ठीक है। इस लिंकर डीएनए से तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि लिंकर प्रोटीन भी कह सकते हैं इसको, लिंकर प्रोटीन या लिंकर H1 हिस्टोन प्रोटीन भी कह सकते हैं इसको, या लिंकर प्रोटीन, नॉर्मली लिंकर प्रोटीन भी अपन नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो है अभी तक तो सिर्फ क्या बनाया है आपने? क्रोमेटिन बनाया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये डीएनए कितना लपेटा जाता है एक हिस्टोन अष्टक के ऊपर? एक हिस्टोन अष्टक के ऊपर ये डीएनए कितना लपेटा जाता है? तो ध्यान रखना ये 1/3/4 भाग लपेटा जाता है। 1/3/4 भाग लपेटा जाता है, यानी 1.25 राउंड ये घूमता है। एक पूरा राउंड, फिर आधा होता है और फिर ये आगे चला जाता है। तो 1/3/4 भाग इसका लपेटता है। दूसरी चीज कि इसमें कितने नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं? कितने नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं? एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर कितने नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं? 200। कितने? 200। आगे बात समझ में, ठीक है। अभी तो सिर्फ हमने क्रोमेटिन बनाया है, अब इस क्रोमेटिन को हमें किस में डालना है? गुणसूत्र के अंदर डालना है, ठीक है ना। अभी हमें क्रोमेटिन को गुणसूत्र में डालना है, तो उससे पहले आप क्या करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। किसको हम क्या कह रहे हैं? लिंकर डीएनए कौन है ना, और यहाँ पर लिंकर डीएनए से कौन जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है, वो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हो गया, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि देखो मैं इसको रफ कर रही हूँ तो वापस समझ लो, ये डीएनए है आपका और ये क्या? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए क्या होगा? लिपटेगा, और लिपटेगा कितना? लिपटेगा 1/3/4 भाग, यानी कि 1.25 भाग राउंड मारेगा ये, ठीक है ना। और इस पूरी संरचना को जिसमें हिस्टोन अष्टक हो और जिसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ है, इसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी, या इसके अंदर न्यूक्लियोसोम। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं? तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को मिलाकर क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। फिर दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए पड़ा होता है इसे हम क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए या योजक डीएनए कहते हैं। और इससे कौन सा जो प्रोटीन जुड़ा होता है, जो एक बच गया था अपना H1 हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा होता है। जब ऐसे न्यूक्लियोसोम को अगर आप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखो तो ये एकदम ऐसे माला की तरह दिखाई देंगे, जैसे कि मोतियों की माला हो वैसे दिखाई देंगे, और इसको हम नाम क्या देंगे? क्रोमेटिन नाम देंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि एक न्यूक्लियोसोम जो है, एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर कितने नाइट्रोजनी क्षारक युग्म होते हैं? तो 200 नाइट्रोजनी क्षारक युग्म होते हैं, ठीक है ना। 200 नाइट्रोजनी, यहाँ पर अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो कि नाइट्रोजनी क्षारक। अच्छा, क्षारक युग्म लिखना है आपको, क्षारक युग्म। शायद मैंने पहले क्षारक बोल दिया हो तो क्षार नहीं, नाइट्रोजनी क्षारक युग्म लिखना है आपको, ठीक है। तो 200 नाइट्रोजनी क्षारक युग्म होते हैं एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर।
कंप्लीट है यहाँ तक। अब देखो, अब अपने को इस क्रोमेटिन को भी अपने को क्या करना है, देखो क्रोमेटिन अपन ने पहले डीएनए को उस पर लपेटा, फिर क्रोमेटिन बना, अब इस क्रोमेटिन को अपने को किस में डालना है, उस गुणसूत्र के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसमें गुणसूत्र में पैक करेंगे। अब देखो, ये एक आपका एक गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र के अंदर आपको क्या डालना है, क्रोमेटिन जो है उसको आपको डालना है, लेकिन ऐसे नहीं डाल सकते आप। इसमें एक पहले से ही प्रोटीन पड़ा होता है जिसे हम कहते हैं NHC प्रोटीन। NHC प्रोटीन, ये कौन सा प्रोटीन है, NHC प्रोटीन। और आपको इसका नाम भी पूरा ध्यान रखना है, काम भी ध्यान रखना है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्यों, देखो वैसे तो हिस्टोन के ऊपर आप डीएनए को लपेटते हो, लेकिन ये क्या है, ये हिस्टोन का नहीं बना हुआ है, ये हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ, ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, लेकिन ये किस में है, क्रोमोसोम के अंदर है, और ये भी क्या काम करेगा, डीएनए को लपेटने का काम करेगा, इसलिए इसका नाम है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, अब आपने जो माला बनाई थी ऐसे करके, ऐसे माला जो बनी हुई थी ये इस तरह से, इसको आपको लपेटना है इसके ऊपर। ठीक है, अब इसको आपको इस पे लपेटना है, तो लपेटने के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरह से लपेट जाएगी, ये जो है ना, ये इसको ऐसे इसके ऊपर ऐसे लपेट दिया जाएगा, इसको इस प्रोटीन के ऊपर इस प्रकार से, इस प्रोटीन के ऊपर ये इस तरह से लिपट जाएगा, इस तरह से लिपट जाएगा। ठीक है, ये कौन है, क्रोमेटिन है। जैसे कि मान लो कि ये है आपका NHC प्रोटीन और इसके ऊपर इसको आपको इस तरह से लपेटना है, ये कौन है, क्रोमेटिन हो गया। क्रोमेटिन को आपको NHC प्रोटीन के ऊपर लपेटना है। ठीक है, ये हो गई। अब आपका क्या बन गया, गुणसूत्र बन गया। तो इस तरह से हो गई डीएनए की पैकेजिंग। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। और एक चीज़ और कि इसके ऊपर क्या लगे होंगे, यहाँ पर ये मोती जैसे दिखाई भी देंगे, है ना, ये पूरा इसमें मैं इससे बना देती हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर मोतियों की माला जैसे वो दिखाई भी देंगे आपको। क्या है ये, क्रोमेटिन है ना, ये क्रोमेटिन आपको दिखाई देंगे। और क्रोमेटिन के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियोसोम होंगे, ये इस तरह से आपको इस पर दिखाई भी देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, एक गुणसूत्र बन गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, गुणसूत्र बन गया। ये हो गई कंप्लीट पैकेजिंग, ये गुणसूत्र बन गया, ये कंप्लीट पैकेजिंग हो गई। ठीक है भैया, तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा कि डीएनए की पैकेजिंग में, तो वैसे तो पहले वाले भी टॉपिक थे हमारे, जैसे कि ये चारगाफ रूल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल डोग्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक चीज़ ही इंपॉर्टेंट है इस लेसन की। कहीं से भी उठ के कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ही अच्छा सा लेसन, ईजी सा लेसन है। तो चारगाफ रूल में क्या होता है, प्यूरिन पिरिमिडिन की संख्या को बराबर किया अपन ने। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा में क्या किया, डीएनए से आरएनए, आरएनए से और प्रोटीन बनाया। ठीक है, और इस पैकेजिंग में अपन ने क्या किया, जो डीएनए है अपने को उसको किसी पे लपेट कर अपनी कोशिका के केंद्रक में फिट करना है। तो हमने क्या किया कि डीएनए लिया, डीएनए को हम एक प्रोटीन के ऊपर लिपटाएंगे जिसका कि नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रकृति का होता है, उसमें 2 इंपॉर्टेंट एमिनो अम्ल होते हैं, कौन कौन से, लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार का होता है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। उसमें से H1 को छोड़कर बाकी सभी जो हिस्टोन प्रोटीन है उनके 2-2 मॉलिक्यूल लेने हैं आपको और एक गोला बनाना है जिसे अपन कहेंगे हिस्टोन अष्टक। ठीक है, इस हिस्टोन अष्टक के ऊपर क्या लिपटाएंगे हम, डीएनए को लिपेटेंगे। जब डीएनए को लिपटेंगे तो डीएनए और जो हिस्टोन प्रोटीन का जो अष्टक है उन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए पड़ा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए, जोड़ने वाला डीएनए। 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम वही करेगा। ठीक है ना, अगर आप बीच में से काट दो तो 2 न्यूक्लियोसोम अलग अलग हो जाएंगे ना, तो लिंकर डीएनए हो गया। इस लिंकर डीएनए से कौन जुड़ा होता है, हमारा H1 हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा होता है। जब अगर आप उनको देखो
न्यूक्लियोसोम को देखो तो न्यूक्लियोसोम ऐसे लगेंगे जैसे कि एक धागा है, उसमें मोतियों की माला या मोती जो है वो पिरो रखे हैं, तो उन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कह देते हैं। इस क्रोमेटिन को हमें क्या किस में पिरोना होता है, इस गुणसूत्र के अंदर हमें फिट करना होता है, इसमें डालना होता है। तो उसके लिए इसमें पहले से ही एक प्रोटीन पड़ा होता है जिसका नाम है NHC प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के चारों ओर हम क्या लपेट देते हैं, इस क्रोमेटिन को लपेट देते हैं, ठीक है। तो ये इसके चारों ओर हम इसको लपेट देंगे, ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, गुणसूत्र बन गया, कंप्लीट है। तो ये आपका लेसन तो नहीं, ये आपका हो गया टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद में आगे की जो भी टॉपिक्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास और बच्चे इतना पढ़ भी नहीं पाएंगे और बोरियत फील करने लग जाते हैं कि इतना सारा एक साथ कैसे पढ़ें, ठीक है ना। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मैं आजकल तो बहुत जल्दी आपको पता ही है कि मैं क्लास से ले ही रही हूँ, क्योंकि आपका फटाफट से ये चैप्टर कंप्लीट करवा के आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करना है। बच्चों की बहुत मांग आ रही थी कि इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए, तो बहुत ही फटाफट से मैं ये लेसन आपका समाप्त कर दूंगी। लेकिन इसके लिए आपको रोज़ की रोज़ क्लास देखनी ही है ना। ऐसा नहीं कि आज छोड़ दिया कल देख लेंगे यूट्यूब पे पढ़िए, ऐसा नहीं करोगे आप। रोज़ की रोज़ आपको क्लास लगानी है। और अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छे लाइक आते हैं, तो हमें भी लगता है कि वास्तव में अगर बच्चों को फ़ायदा हो रहा है तो हमें बिल्कुल क्लास लेनी चाहिए बच्चों के लिए, है ना। फिर अगर मान लो कि रूखा सूखा सा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर मन नहीं करता है ना कि क्लास जल्दी, हाँ लेनी तो है ही वैसे क्लासें तो मुझे जल्दी सारी कंप्लीट करवानी ही है। लेकिन फिर भी आप लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे तो हमारी क्लासेस 6 बजे आती है, मैं हमेशा बताती हूँ, है ना। और कमेंट ज़रूर करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, इसको आप एक बार वापस क्लियर कर दीजिए। या फिर आप पर्सनली जो व्हाट्सएप के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं उनके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, या छोटा मोटा आंसर होगा तो मैं उसमें कमेंट में ही आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच। इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो हिंदी मीडियम के हैं और कोचिंग क्लासेस नहीं ले पाते हैं या उनकी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उन तक भी ये क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। थैंक यू।